ये सौतेली बेटी को नौकरानी बनाकर रखती थी माँ। जब उसके लिए रिश्ता एक सरकारी नौकर का आता है तो वह उन लोगों से कहने लगती है कि अरे ये तो सौतेली बेटी है, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, आप ना ऐसा करो मेरी बेटियों का करा दो। लेकिन तभी यहाँ पर जो रिश्ता लेकर आई थी उस लड़के की माँ कहने लगती है कि सौतेली है तो क्या हुआ, इसकी माँ नहीं है, लेकिन आज से मैं इसकी माँ हूँ, मेरी बेटी की शादी इसी लड़की से होगी। अब इस बात को सुनकर सौतेली जो माँ होती है उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी उसकी एक नहीं चल पाती है। और यहाँ पर एक ऐसे समय का अंत होता है उस सौतेली बेटी के लिए कि वह फूट फूट कर रोने लगती है इस बात को सुनकर। क्या दर्द था उसका, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के एक गांव के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसकी एक पत्नी होती है और उसकी एक बेटी होती है, जिस बेटी का नाम होता है संगीता, वो लोग रखते हैं। अभी बच्ची छोटी है, लेकिन जो व्यक्ति होता है महेश, वह तो अपनी कंपनी में नौकरी किया करता है और घर पर पत्नी और बेटी रहा करते हैं। अब धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं, बेटी की उम्र 2 साल हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से जो महेश की पत्नी होती है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब महेश की पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई थी और बेटी अभी 2 साल की थी, तो इसी वजह से अड़ोस पड़ोस वाले कहने लगते हैं कि भाई ऐसा कर, दूसरी शादी कर ले, इस बच्ची को तू अकेला कैसे पाल पाएगा, और तेरी नौकरी भी अच्छी खासी और शादी भी जल्दी से हो जाएगी। इस बात को सुनकर महेश जो होता है वह इस बात के लिए तैयार हो जाता है और अपनी दूसरी शादी कर लेता है और एक अर्चना नाम की लड़की से उसकी दूसरी शादी हो जाती है। अब अर्चना से जब उसकी दूसरी शादी होती है तो घर के अंदर पहली पत्नी की जो बेटी संगीता थी जिसकी उम्र 2 साल थी, वह उसे मिलती है और आते ही जो अर्चना होती है वह अपने पति से कहने लगती है कि इसको भेजो यहाँ से कहीं भी, ये अब बिल्कुल भी मुझे इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो महेश होता है वह एकदम से उसे धमका देता है, कहता है कि इसी को पालने के लिए तो मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, अगर ये इस घर में नहीं रहेगी तो तुम भी इस घर में नहीं रह पाओगे। इस बात को सुनकर जो अर्चना होती है वह छोटे पर गरीब परिवार से थी और यहाँ पर इस घर के अंदर सब सुख सुविधाओं के सामान मौजूद थे, तो वह सोचती है कि कोई बात नहीं, रहने देती हूँ, मैं भी तो देखती हूँ कि कैसे अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाती है। यानी कि न जाने कैसे उसके मन में उस छोटी सी बच्ची को लेकर घृणा पैदा हो जाती है और उसके बाद वह उसका जीना दूभर कर देती है। पति तो नौकरी चला जाया करता, लेकिन पीछे से ना तो उसकी बिल्कुल भी केयर किया करती और ना ही उसे खाने के लिए दिया करती। अब 1-2 दिन जो पति होता है वो देखता है और देखने के बाद समझ जाता है कि भाई ये मेरी बेटी को अच्छी तरह से नहीं रखेगी, और इसीलिए वह सुबह सुबह जब जाया करता तो अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से खिला पिलाकर नहला धुला कर जाया करता है, और जब लौटा करता है तो उसके बाद अपनी बेटी का ही ख्याल किया करता है सबसे पहले, और उसके बाद अपना खाना पीना खाया करता है। अब जो पत्नी अर्चना होती है वो कहने लगती है कि तभी तो मैं मना कर रही थी कि इसको कहीं पे भेज दो, क्योंकि ये अगर रहेगी तो हम दोनों एक साथ खुश कैसे रह पाएंगे। अब यहाँ पर जो पति होता है वह पहले कह चुका था कि भाई इसको नहीं भेजूंगा, इसीलिए वो चुपचाप रहता और इसी चीज़ को चलने देता, क्योंकि उसे पता है कि जितना मैं इससे कहूँगा उतना ही मेरी बेटी को झेलना पड़ेगा। यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बेटी बड़ी तो होने लगती है, लेकिन उसकी केयरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, और जब वह स्कूल में पढ़ने लायक होती है तो जो पिता होता है वो एक स्कूल में उसका एडमिशन करा देता है। अब जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो कपड़े वगैरह भी खुद से पहन लिया करता है और थोड़ा थोड़ा अपने लिए वो करने लगा है। लेकिन जो सौतेली माँ होती है उसे स्कूल जाने टाइम तक भी घर के छोटे मोटे कामों में लगा कर रखा करती है, ये सामान वहाँ से लेकर आ, ये सामान वहाँ से लेकर आ, और इसी तरह से वो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लगती है, लेकिन घर का सारा काम उसी को करना पड़ता है। यहाँ पर उसके कुछ ही दिनों बाद, यानी कि जब वो शादी करके आई थी अर्चना, तो उसको बच्चे होने लगते हैं और पहले बेटी होती है, फिर दूसरी एक और बेटी होती है और तीसरा एक बेटा होता है। ज़्यादा फर्क नहीं था, लगभग 4 साल के अंदर तीनों बच्चे उसको हो चुके थे। तो यहाँ पर घर के अंदर अब 4 बच्चे हो चुके हैं और जो पति होता है महेश, वह बाहर कमाया करता है और जब भी ड्यूटी से लौटा करता है तो अपनी बेटी का ख्याल किया करता है, और जब से वो स्कूल जाने लगती है तब से उसे और भी ज़्यादा तसल्ली है कि कोई बात नहीं, बेटी दिन के समय में स्कूल चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो 11वीं-12वीं क्लास में आती है तो अब तक घर का पूरा काम उसी को करना पड़ता है, और जब वो 12वीं क्लास कर लेती है स्कूल की पढ़ाई, तो उसके बाद जो अर्चना होती है वो उसकी आगे की पढ़ाई के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ये आगे नहीं पढ़ेगी।
यहाँ पर अब तक जो संगीता होती है, छोटी बच्ची जो 2 साल की थी जब उसकी माँ चली गई थी, वह अब इतनी बड़ी और समझदार हो चुकी है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सब बातों को सहन करना सीख चुकी है और चुपचाप घर के अंदर रहा करती है। यानी कि स्टार्टिंग में वो कभी कभार थोड़ी बहुत जिद किया करती थी, लेकिन सौतेली माँ उसे बुरी तरह से पिटाई लगा दिया करती थी, तो इसी वजह से वो चुपचाप घर के अंदर रहा करती, जैसा सौतेली माँ कह देती वैसा किया करती। घर के अंदर और भी 3 बच्चे हैं, लेकिन जो और उसकी छोटी बहनें हैं वो भी ज़्यादा छोटी नहीं है, 3 साल छोटी है। सबसे जो उसकी पहली बेटी है वो 3 साल छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी घर का सारा काम संगीता को करना पड़ता है और वो दोनों बहनें आराम से उस पर हुक्म चलाया करती हैं। और ये सब कुछ उन्होंने अपनी माँ के व्यवहार से ही सीखा है कि भाई माँ इस पर हुक्म चलाया करती है तो हम भी हुक्म चलाएंगे। यानी कि वो भी उसे घर की नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते थे। इसी तरह से समय बीतता रहता है। लड़की सभी बातों को अपने दिल के अंदर छुपा कर रखती है, बिल्कुल भी किसी से कुछ नहीं कहती है और न ही इन बातों का बुरा मानती है, क्योंकि बचपन से उसे ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं, तो उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। अब तभी क्या होता है कि ये लोग कभी जब बाहर जाया करते हैं ना, तो उसको नौकरानी की तरह ले जाया करते हैं, जैसे कि हमारी सेवा करने के लिए वहाँ पर अगर जैसे खाना खाएंगे किसी शादी ब्याह पार्टी में तो खाना ला कर दे देगी, या फिर वहाँ पर रहेंगे तो वहाँ पर हमारा जो भी काम है उसको कर दिया करेगी। ऐसा ही होता है जब उसकी दोनों बेटियां, जो छोटी छोटी बेटियां होती हैं, वो कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं और यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी स्कूली पढ़ाई को कर लेता है। तभी अचानक से एक निमंत्रण आता है और वहाँ पर उन्हें सहपरिवार जाना होता है। अब जब सहपरिवार जाना है तो यहाँ पर जो सौतेली बेटी होती है संगीता, उसे भी कह देते हैं कि भाई सामान पैक कर ले, सारा जो कुछ भी हमें चाहिए वो सारा पैक कर ले और हम लोग शादी में चलेंगे। ऐसा कहकर वो लोग उससे कह देते, तो उसके बाद वो भी अच्छी तरह से सारा सामान पैक करती है और जैसे भी कपड़े उसके पास थे, हालांकि नए कपड़े तो उसे पहनने के लिए नहीं मिलते हैं, जो अर्चना होती है वो अपनी बहन के यहाँ पर जाया करती है, उसकी भी एक बेटी है इतनी बराबर की, तो उसके पुराने कपड़ों को लाकर इसे पहनने के लिए दे दिया करती है। लेकिन फिर भी ये कोई शिकायत नहीं करती है और उनका सारा सामान पैक करने के बाद उनके साथ जाने लगती है। अब इसके जो पिता होते हैं महेश, उसे तो कंपनी का कुछ काम था तो इसीलिए वह तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन इससे कह देते कि तुम लोग चले जाओ। अब महेश के बिना अर्चना अपने चारों बच्चों को लेकर वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद 4-5 दिन रुकने का प्रोग्राम था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ा एक मैरिज हॉल बुक कर रखा था और उसी के अंदर सभी को रहना था और वहीं पर खाना बना करता था, वहीं पर रहना था। यानी कि बड़ी शादी थी, लड़की की शादी थी। अब जैसे ही वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते तो वहाँ पर जाकर ये लड़की उनकी सेवा भगत में लग जाती है, उनकी सेवादानी करती, जो भी कुछ वो मांगते हैं फ़ौरन से ला कर देती है। और वहीं पर एक सरकारी नौकरी वाला लड़का जिसका नाम दुर्गेश होता है वह भी आया हुआ था। और जब अर्चना को ये पता चलता है कि इस लड़के की सरकारी नौकरी है और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके बाद तो उस लड़के और लड़के की माँ के आसपास घूमने लगती है और वहाँ पर घूम घूम कर अपनी बेटियों की बड़ाई करने लगती है। बार बार उन्हें अपने पास बुलाया करती और बुलाकर कहा करती कि बेटी तुझे तो एयर होस्टेस बनना ना, ऐसी बातें कुछ कहा करती। और दूसरी बेटी से भी कहा करती कि तू तो फलाना टेस्ट क्लियर करेगी, ये करेगी, यानी कि उनको दिखावा करती है। इस बात को दुर्गेश और उसकी माँ देखते ही समझ जाते कि दिखावा कर रही है और इसी वजह से उनकी तरफ ज़्यादा गौर नहीं देते हैं। अब लड़का सरकारी नौकरी में होता है तो यहाँ पर अर्चना उससे बात करने लगती है कि बेटा कहाँ पर नौकरी है। वो बता देता है कि ऐसे ऐसे नौकरी है आंटी। तो उसके बाद वो कहती है कि अच्छा है बेटा, शादी करने का इरादा नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं, अभी शादी का इरादा नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। क्योंकि वो लोग उन्हें जानते थे और यहाँ पर जो दुर्गेश की माँ होती है वो तो अच्छी तरह से उसे जानती थी। इसके बाद यहाँ पर ये लोग अपने अपने कमरों में शिफ्ट हो जाते हैं और जब अपने कमरे में से वो लोग अपनी जो बेटी होती है उससे कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं, सौतेली बेटी से, यानी कि अर्चना उसे कुछ सामान लेने के लिए भेजती है। तो उसी दौरान जो दुर्गेश होता है वो उसे देखता है कि भाई ये तो सामान लेकर जा रही है और इसके बाद उससे कहने लगता है कि कहाँ जा रही हो, क्योंकि वह समझ रहा था कि शायद इन घर वालों के कोई हो जो गेस्टों की देखभाल कर रही है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, कुछ सामान लेकर आना है, आप बताइए। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे कॉफ़ी दे दो, मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। इसके बाद वह कॉफ़ी लाकर उसे दे देती है। 2 कप लेकर आई थी, एक लड़का उसके पास बैठा हुआ था, लेकिन इतनी देर में वो लड़का यहाँ से चला जाता है। और जब वो लड़का यहाँ से चला जाता है तो वो कहती है कि मैं तो 2 कप लेकर आई थी। तो वो कहता है कि ऐसा करो, मेरे पास ही बैठ जाओ और तुम भी पी लो कॉफ़ी। अब इस बात को सुनकर जो लड़की होती है संगीता, वह एक बार तो मना करती, लेकिन वो कहता है कि देखो कॉफ़ी ख़राब हो जाएगी और इसमें दूध डला हुआ है। इस बात को सुनकर जो संगीता होती है वो उसके पास बैठ जाती है और कॉफ़ी पीने लगती है। लेकिन तभी थोड़ी देर में ही उसकी सौतेली माँ अर्चना आती है और आने के बाद उसे देखते ही उसका खून खौलने लगता है
और वह उसके कॉफ़ी का कप पकड़कर एकदम से ज़मीन पर गिरा देती है और कहती है कि तुझे मैंने क्या बोला था। तो यहाँ पर वो एकदम से खड़ी होती है और कहती है कि सॉरी मम्मी जी, मैं दरअसल वही शैम्पू लेने के लिए जा रही थी आपके लिए, लेकिन इन्होंने बीच में रोक लिया और इन्होंने मुझे कॉफ़ी मांगी तो मैंने कॉफ़ी ला कर दे दी। अब इस बात को सुनकर वह उस लड़के की तरफ देखती है और एकदम से चापलूसी भरी आवाज़ उसकी बदल जाती है और वो कहती है कि चल शैम्पू लेकर आ, कोई बात नहीं, इन्होंने रोक लिया। तो इसके बाद वो उससे कहती है आपने रोका था क्या? तो वो कहता है कि हाँ मैंने रोका था। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि क्या ये आपकी बेटी है? तो वो कहता है कि हाँ बेटी तो है, लेकिन सौतेली बेटी है। इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि सौतेली बेटी यानी कि है तो आपकी ही बेटी? तो वो कहता है कि हाँ, वो कहती है कि हाँ मेरी बेटी है, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, वही पढ़ी लिखी हैं, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है ज़्यादा। ऐसा कहकर वह वहाँ से इतनी देर में जो लड़की होती है वो ले आती है शैम्पू, और शैम्पू को लेकर वो नहाने के लिए चली जाती है झिल्लाते हुए। और उसके बाद जो लड़की होती है ये वहीं पर खड़ी रह जाती है और ये लड़का जो होता है कहने लगता है कि माफ़ करना, मेरी वजह से आपको डांट खानी पड़ गई। तो वो कहती है अरे कोई नहीं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, और मैं तो जब मेरी गलती है तो मुझे डांट तो खानी पड़ेगी, गलती मैंने की है तो डांट कोई और आप थोड़ी ना खा लोगे। ऐसा कहकर मुस्कुराने लगती है और ये बात उसके दिल में घर कर जाती है दुर्गेश के में, क्योंकि आज के समय में तो चाहे बेशक अपना बेटा हो या अपनी बेटी हो, इतनी बात पर यानी कि इतनी ऐसे जोर से कफ खींच कर और डालने की वजह से तो वो भी उल्टा जवाब दे देगा, लेकिन इसने अपनी सौतेली माँ को भी वापस लौटा कर जवाब नहीं दिया। ये बात उसके दिमाग में घूमने लगती है और घूमते घूमते वो लड़की तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन ये अपनी माँ के पास जाता और कहता है कि माँ ये इनकी जो सौतेली बेटी है वो देखिए आपने। तो वो कहती है जो उसकी माँ थी, बेटा ये तो बहुत दुखी है बेचारी, इसकी सौतेली माँ इसके साथ बहुत जुल्म किया करती है बचपन से ही, और इसे पूरी तरह से दाब भींच के रखा है, 12वीं क्लास करने दी है। और इसका जो पिता है ना वो खूब कोशिश किया करता है कि उसकी बेटी को सारे शौक मौजें या भी उसके लिए कोई सामान भी लेकर आता है वो तो लूट कर अपनी बेटियों को दे दिया करती है। ये बात सुनकर यानी कि जब उसके जीवन की पूरी कहानी सुनता है वो, तो जो दुर्गेश होता है वह मन ही मन बहुत ज़्यादा उससे प्यार करने लगता है और सोचने लगता है। तभी अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या इससे मैं शादी कर सकता हूँ? तो यहाँ पर जो माँ होती है वो कहती है बेटा अगर तुझे शादी करनी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बेशक से शादी कर लेना, लेकिन एक बार लड़की से तो पूछ लेता, कहीं वो मना कर दे। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ ये बात आपकी सही है। अब इसके बाद जिस दिन शादी होती है तो शादी के बाद सारा सामान खाना पीना सब कुछ हो गया था, और उसी दौरान जो दुर्गेश होता है वो घूमता घूमता उस लड़की के पास जाता, संगीता के पास, और कहता है कि क्या मुझे खाना मिल जाएगा अगर आप देना चाहो तो। इस बात को सुनकर वह दुर्गेश की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, क्या आपने अभी खाना नहीं खाया? क्योंकि सारा प्रोग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। तो वो कहता है कि नहीं खाना नहीं खाया मैंने अभी, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। उसके बाद जो संगीता होती है वो उसके लिए खाना ले आती है और लाकर उसे दे देती है। दुर्गेश जो होता है वो कहता है कि आपने खा लिया? तो यहाँ पर संगीता उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है, कहती है कि आपकी तरह मुझे भी किसी ने नहीं पूछा और मैंने भी खाना नहीं खाया। इस बात को सुनकर दुर्गेश मुस्कुराता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप भी खा लीजिए इसी में से। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, घर वाले देख लेंगे तो डांट पड़ेगी और मैं डांट नहीं खाना चाहती, एक बार तो खा चुकी हूँ आपकी वजह से। ऐसा वो मुस्कुराते हुए कह देती है। और तभी जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि मैं देखो ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें पसंद किया करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? अब जैसे ही संगीता के सामने ये बात आ जाती है तो उसके बाद वो एकदम से हैरान सी खड़ी रह जाती है और कहने लगती है कि क्या कह रहे हो आप? मजाक करने की ये हद हुआ करती है, ऐसा मजाक मत करो मेरे से। तो वो कहता है कि सच में मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो संगीता होती है वो कहती है कि अगर आप सच बोल रहे हो तो इस बारे में अगर आप मेरे घर वालों से बात करें, जैसा वो कह देंगे मैं तो वैसा ही करूँगी, मेरी खुद की कोई चॉइस नहीं है। ये बात और भी ज़्यादा प्रभावित उसे कर जाती है और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं अगर तुम्हारे घर वालों से बात करके शादी कर लेता हूँ तो उसके बाद तो तुम मेरे साथ अच्छी तरह से रह पाओगे, कोई परेशानी तो नहीं है। तो वो कहती है कि अगर घर वाले मेरी तुमसे शादी करा देंगे तो तुम्हारे साथ मुझे आगे का जीवन जीना होगा, बस यही मुझे पता है। ऐसा कहकर वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए चली जाती है और अब लड़का डिसाइड कर लेता है कि शादी तो इसी से करनी है। वहाँ से सभी लोग विदा हो जाते हैं और विदा होने के बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं तो यहाँ पर 2-3 दिन के बाद ही वही लड़का दुर्गेश अपनी माँ के साथ उस घर पर पहुँच जाता, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला था तो उन्हें भी पता
पता था कि घर कहाँ है और पहले ही उसने फ़ोन करके कह दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, आपकी बेटी से शादी की बात करनी है। अब इस बात को सुनकर जो पिता महेश होता है वह भी तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से तैयारी करता है। हालांकि उसे नहीं पता कि किसकी शादी होनी किसकी नहीं होनी, क्योंकि उसे पता था कि भाई उसकी बड़ी बेटी तो ऐसी साधारण सी रहा करती है, शायद छोटी बेटियों में से किसी ने पसंद कर लिया होगा, रिश्ता ऐसा था और इसीलिए वह मना नहीं कर पाता है। वो लोग घर पर आ जाते हैं, अच्छी तरह से तैयारी होती है और ये बात सुनकर जो संगीता की माँ अर्चना होती है, सौतेली माँ, वह भी बड़ी खुश हो जाती है कि अब तो मेरी किसी न किसी बेटी का शादी अच्छे घर में हो जाएगी और जब ऐसे घर में शादी हो जाएगी तो फिर कोई परेशानी नहीं है। ऐसा सोचकर जो अर्चना होती है बड़ी खुश होती है, उनके आवागत में लगती है। और उसके बाद यहाँ पर जो वो होती है दुर्गेश की जो माँ होती है वो कहने लगती है, देखो हमें ना आपकी बड़ी बेटी पसंद है और उसी से हम अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। अब यह बात सुनते ही यहाँ पर जो अर्चना होती है वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्यों ज्योति की बात कर रहे हो ना? तो वो कहते हैं कि नहीं, ज्योति के नहीं, वो बड़ी बेटी तुम्हारी जिसका नाम संगीता है। इस बात को सुनते ही जो अर्चना होती है वो कहने लगती है कि अरे तुम भी वहाँ कहाँ किसके चक्कर में पड़ रहे हो, उसका तो कुछ है ही नहीं, वो तो नौकरानी की तरह घर में रहा करती है, मेरी बेटियों से शादी करो ना, वो बड़ी बड़ी सपने देख रही हैं और बहुत ऊंची सोच है उनकी और पढ़ी लिखी भी हैं, वो तो 12वीं पास है बस। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो कहने लगती है कि नौकरानी नहीं है और ना ही वो अनाथ है, उसके तो माँ भले ही नहीं है लेकिन बाप है और बाप है तो माँ भी है। आज से मैं उसकी माँ हूँ और तुम उसी से हमारे बेटे की शादी करने के लिए हम लोग तुम्हारे पास आए हैं और इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे चुप करा देती है। कड़क स्वभाव की महिला थी। तो उसके बाद वो उठकर बाहर जाती है, मतलब अंदर की तरफ चली जाती है दूसरे कमरे में और अपने पति को भी बुलाती है इशारा करके। पति पहुँचता है तो कहने लगती है कि ये कोई अच्छी बात है, अगर इन्हें शादी करनी है तो हमारी बेटियों से करें, वो बेटी अभी तो अच्छे घर में जानी चाहिए। तो वो कहता है कि अरे नियम के हिसाब से पहले बड़ी वाली की होनी चाहिए, उसके बाद छोटी वाली की हो जाएगी और ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी शादी करने के लिए अपने आप आ गए और इन्हें जब लड़की पसंद है तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसी से कर देते हैं, अच्छा घर है, अच्छा दामाद मिलेगा। यहाँ पर जो माँ होती है वो मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, मेरी बेटियों की शादी अब बड़े घर में नहीं हो पाएगी और इनकी या इसकी बड़े घर में हो जाएगी। तो वो कहता है कि अरे इससे भी अच्छे घर में मैं तुम्हारी बेटियों की शादी कराऊंगा, चिंता मत करो, फिलहाल इस शादी को हो जाने दो। ऐसा कहकर वह फाइनल फैसला सुना देता है, क्योंकि अब ये अंतिम पड़ाव था और अंतिम पड़ाव में अगर वो कुछ फैसला नहीं लेगा तो उसकी बेटी का फ्यूचर और भी डेड हो जाएगा। और इसीलिए जो महेश होता है वह कह देता है कि नहीं, शादी तो होकर रहेगी। और उसके बाद उस जो लड़का होता है दुर्गेश, उससे संगीता की शादी धूमधाम और रीति रिवाज से हो जाती है और शादी होने के बाद आज वो एक बहुत ही खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक सौतेली बेटी के दुखों के ख़त्म होने की। आज के जीवन में फ़िलहाल वो सारे दुखों को भूल चुकी है और उसकी जो सौतेली माँ है वह अपनी बेटियों के साथ रहा करती है। लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होती हैं और अब संगीता के सुखों को देखती हैं वो, तो उसके बाद अपनी माँ से उल्टा बोलना तो उन्होंने चालू कर ही दिया है। लेकिन आगे आने वाले समय में शायद उस माँ के साथ बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि उसने अपना माँ का धर्म नहीं निभाया। अगर वो निभाती तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।